नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अडानी और अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे 5 उद्योगपति और फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। लेकिन अब जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं। आज टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? पीएम मोदी ने आगे कहा कि क्या सौदा हुआ है जो आपने रातों रात अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गईं। मतलब कोई ना कोई चोरी का माल टेम्पो भरकर आपने पाया है। उन्होंने कहा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और अभी तो उनके विरासत कर वाले बयान पर विवाद शांत भी नहीं हुआ कि उन्होंने एक बार फिर ऐसा ही बयान दे डाला है, जिससे भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को लेकर अपनी बात रखी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पूर्व के लोग चीन जैसे, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग शायद गोरो जैसे और दक्षिण के लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। अब सैम पित्रोदा के इसी बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बार बार साफ हो रहा है कि सैम पित्रोदा भारत के लिए क्या सोचते हैं। यह स्पष्ट है कि वह असफल हैं, वह राहुल गांधी के सलाहकार हैं। मैं अब समझ सकता हूं कि राहुल गांधी बकवास क्यों करते हैं। यह हार की हताशा है। वे ना तो भारत को समझते हैं और ना ही इसकी विरासत को। वहीं मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए लिखा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के मेंटोर हैं। भारत के लिए उनकी विभाजनकारी और नस्लवादी बयान को सुने। उनकी पूरी विचारधारा बांटों और राज करो पर आधारित है। कंगना ने कहा कि भारतीयों को चीन और अफ्रीकी कहना घृणित है। कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है। सैम पित्रोदा ने भारत की पहचान को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने खुद को उनके इस बयान से अलग कर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सैम पित्रोदा द्वारा भारत की विविधताओं को दर्शाने के लिए की गई तुलना अत्यंत गलत व अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन तुलनाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने एक भाषण के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। वहीं अब उनकी इस टिप्पणी पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे 400 सीटें इसलिए चाहिए, जिसके बाद कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पर नहीं लगा सकेगी। कपिल सिब्बल ने पूछा कि ये किस किस्म का बयान है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर आपने बना दिया, वहां आप गए, वहां हिंदुस्तान की जनता जा रही है। ऐसा बयान देने की आपको क्या जरूरत है? सिब्बल ने आगे कहा कि जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, नहीं तो आप ऐसे बयान नहीं देते। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली की शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को 13 मई तक टाल दिया है। दरअसल सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन का समय दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अतिरिक्त समय की मांग का विरोध किया। जैन ने कहा कि सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मुकदमा 6 महीने में पूरा हो जाएगा।
हरियाणा की भाजपा सरकार पर इस समय संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चलो, मुख्यमंत्री आज ये तो मान चुके कि वो कमज़ोर हो चुके हैं, और ये कमज़ोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। हरियाणा की भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए कि कब कौन क्या करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव अभी लंबा चलेगा। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में सियासी भूचाल आने जैसी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये 3 विधायक हैं चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गौंदर और पुंडली से रणधीर गोलन। कल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक रणधीर गोलन ने कहा कि बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार, हम उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर हुड्डा साहब सरकार में होंगे। हरियाणा बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं और बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 45 है, जिसमें से बीजेपी के पास 40 विधायक हैं और उसे 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल था। लेकिन अब 3 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद अब बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 43 ही रह गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मंगलवार 7 मई को 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक कल मंगलवार रात 11:40 तक 93 सीटों पर औसतन 64.40% मतदान हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत में अभी बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वोटिंग के अंतिम आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं। साथ ही बता दें कि असम में सबसे अधिक 81.61% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34% वोट पड़े। इसके अलावा बिहार में 58.18%, छत्तीसगढ़ 71.06%, दमन और दीव 69.87, गोवा 75.20, गुजरात में 58.98, कर्नाटक में 70.41, मध्य प्रदेश में 66.05, महाराष्ट्र में 61.44 और पश्चिम बंगाल में 75.79% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए हुई वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 3 चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया है। तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई जबरदस्त वोटिंग ने साबित कर दिया है कि बीजेपी कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जनता फिर भी वोट डाल ही देगी। सपा प्रमुख ने लिखा कि सत्ता पक्ष तभी वोटिंग में अड़ंगा डालता है जब वो हार रहा होता है। बीजेपी जितने व्यवधान पैदा कर रही है, उससे जनता में संदेश चला गया है कि बीजेपी हार रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 3 चरणों में जनता ने बीजेपी को 3 दशकों मतलब 30 सालों के लिए देश की राजनीति से बाहर कर दिया है और कुल 7 चरणों में जनता बीजेपी को आगामी 70 साल के लिए बाहर कर देगी। तब हारे हुए भाजपाई अपनी नकारात्मक राजनीति पर अपने सिर धुनते हुए 70 साल का राग अलापेंगे। देश में जारी लोकसभा चुनावों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों से एक खास अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सपा और इंडिया गठबंधन के हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी, समर्थक और जनता से अपील है कि वो सावधान, सतर्क और सचेत रहें। अखिलेश ने कहा कि वोटिंग खत्म होने के बाद जब तक ईवीएम सील ना हो जाए, स्ट्रांग रूम तक ना पहुंच जाए, तब तक पूरी मुस्तैदी से चौकन्ना रहें, सब मिलकर डटे रहें। किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सबूत के रूप में वीडियो तुरंत भेजें। सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ रक्षक और संविधान के सिपाही के रूप में अपने वोट की रक्षा के लिए जी जान लगा दें। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही मायावती ने
उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी भी आकाश आनंद से वापस ले ली गई है। मायावती ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि बसपा ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी और आंदोलन में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे, अतः बसपा का नेतृत्व पार्टी आंदोलन के हित में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। देश के चुनावी माहौल में अब पाकिस्तान नया मुद्दा बनकर उठ रहा है। पाकिस्तान के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार लगातार विपक्ष को घेर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस समय पूरा देश हमारे साथ है, लेकिन इंडिया गठबंधन पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार जब शिवसेना के साथ थे तो ठीक थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है। सीएम शिंदे ने कहा कि जो भी इस देश में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलेगा उसे जनता सबक सिखाएगी। राजनेताओं के बीच जारी तीखी बयानबाजी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो बयान दे रहा है उससे साफ पता चलता है कि वो वोट बैंक के कारण दबाव में है। लालू प्रसाद यादव खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं कोई वोट बैंक जिहाद तो कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए 26/11 जैसे हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।